आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और शायद थोड़ा असहज कर देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। विषय है बेवफाई। हाँ। और हमारे पास इस पर मनोविज्ञान, कानूनी फैसलों और असल जिंदगी के तजुर्बों से जुड़े कई स्रोत हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हमारा मकसद किसी को रंगे हाथों पकड़ने की कोई गाइड बनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिश्तों में धोखे के संकेत क्या होते हैं, कोई इस रास्ते पर क्यों चला जाता है, और अगर कोई जोड़ा साथ रहना चाहे तो विश्वास को दोबारा बनाने का वो मुश्किल सफर कैसा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन संकेतों से, वो जो पुरानी फिल्मों वाले क्लासिक संकेत होते थे, जैसे कॉलर पर लिपस्टिक का निशान। वो तो अब शायद ही कहीं मिलते होंगे। सही बात है, आज के जमाने में तो संकेत बहुत बदल गए होंगे, है ना? हाँ, और अब ये ज्यादा सूक्ष्म हो गए, मतलब सटल। स्रोतों के आधार पर इन्हें हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, पहला और सबसे आम बदलाव दिखता है व्यवहार और आदतों में। जैसे अचानक कोई अपनी शक्ल सूरत, अपने कपड़ों या फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे, घंटों जिम में बिताना, नए नए परफ्यूम। मतलब कुछ वैसा ही जैसा शायद वो रिश्ते की बिल्कुल शुरुआत में करते थे, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। बिल्कुल वही। और इसके साथ ही देर रात तक बाहर रहना और उसके लिए अस्पष्ट बहाने बनाना। ऑफिस में बहुत काम था या दोस्तों के साथ था। हाँ, और जब आप ज्यादा पूछें तो जवाब गोलमोल हो जाता है। एक स्रोत ये भी बताता है कि वो अचानक नए शौक अपना लेते हैं जिनमें वो आपको शामिल नहीं करना चाहते। और मुझे लगता है इन सब आदतों को छिपाने के लिए आज सबसे बड़ा जरिया तो फोन ही है। हाँ, डिजिटल दुनिया में जरूर इसके गहरे निशान मिलते होंगे। निश्चित रूप से। और यहीं से हमारा दूसरा समूह शुरू होता है, डिजिटल गोपनीयता। मतलब अपने फोन को लेके बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना। बिल्कुल, उसे कभी अकेला ना छोड़ना, पासवर्ड बदल देना, या जब आप आसपास हो तो स्क्रीन को छिपाना। और फोन पर बात करने के लिए दूसरे कमरे में चले जाना या फुसफुसाकर बात करना। सही। एक और चीज है सोशल मीडिया पर व्यवहार में बदलाव, जैसे अचानक से परिवार या आपके साथ तस्वीरें डालना बंद कर देना और अपनी ब्राउजर हिस्ट्री बार बार डिलीट करना। बिल्कुल, ये सब छोटे छोटे रेड फ्लैग्स हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बाहरी आदतें और डिजिटल दुनिया की बातें, लेकिन रिश्ते के अंदर क्या बदलता है, मतलब भावनात्मक तौर पर? बहुत अच्छा सवाल है, और यही तीसरा और सबसे अहम समूह है, भावनात्मक और शारीरिक दूरी। बातचीत कम हो जाती होगी? हाँ, बातचीत कम हो जाती है, या फिर छोटी छोटी बातों पर बेवजह की चिड़ और गुस्सा आने लगता है, जैसे जानबूझकर झगड़ा करना चाह रहे हों। ताकि दूरी बना सके। वो भावनात्मक रूप से एकदम कट जाते हैं, आपकी खुशी या दुख में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। और शारीरिक नजदीकी से बचना भी एक बड़ा संकेत है। लेकिन मैंने सुना है कि कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है, कि कोई अचानक जरूरत से ज्यादा प्यार जताने लगता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। कभी कभी अपराध बोध यानी गिल्ट की वजह से व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा प्यार और अंतरंगता दिखाने लगता है। अच्छा? हाँ, ये एक तरह से अपने खिए पर पर्दा डालने की कोशिश होती है। एक मिनट, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब अगर आपका पार्टनर दूरी बनाए तो भी शक करो, और ज्यादा प्यार दिखाए तो भी? हाँ, ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो फिर इसमें फर्क कैसे करें? ऐसे में तो कोई भी इंसान पागल हो जाएगा। फर्क पैटर्न में है। क्या ये व्यवहार अचानक बदला है, क्या ये स्वाभाविक लग रहा है, या जबरदस्ती का? और आखिरी समूह इसी से जुड़ा है, अस्पष्ट खर्चे और कहानियों में विरोधाभास। क्रेडिट कार्ड के बिल में कुछ अजीब खर्चे दिखना। हाँ, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट या तोहफों के ऐसे खर्चे जिनका कोई हिसाब ना हो। और जब आप उन चीजों के बारे में पूछते हैं तो उनकी कहानियों में झोल नजर आता है। एक ही सवाल का जवाब कल कुछ और था, आज कुछ और है। बिल्कुल। तो ये सारे संकेत मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। एक स्रोत इसे बहुत अच्छी तरह से समझाता है। बेवफाई का मतलब है अपने साथी से जानबूझकर अंतरंग और सार्थक रहस्य छिपाना। लेकिन एक चेतावनी जरूरी है, इनमें से किसी एक संकेत का मतलब हमेशा धोखा नहीं होता। व्यवहार में बदलाव के पीछे काम का तनाव या कोई और स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। सही बात है, किसी नतीजे पर कूदने से पहले पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। बिल्कुल। ये समझना तो ठीक है कि संकेत क्या है, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि कोई इस रास्ते पर जाता ही क्यों है, मतलब वजह क्या होती है? ज्यादातर मामलों में कारण बहुत गहरे होते हैं। बेवफाई अक्सर रिश्ते में चल रहे किसी गहरे असंतोष से पैदा होती है। असंतोष? हाँ, एक मनोवैज्ञानिक स्रोत बताता है कि हम सबकी कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, जैसे महत्व मिलना, आराम महसूस करना, प्यार पाना।
जब ये जरूरतें हमारे मुख्य रिश्ते में पूरी नहीं होती तो व्यक्ति उन्हें बाहर तलाशने लगता है। सही पकड़ा, बिल्कुल यही होता है। क्या इसका कोई उदाहरण है सूत्रों में, मतलब असल जिंदगी का? हाँ, एक कहानी है जहाँ एक महिला बताती है कि उसका पति बहुत व्यस्त रहता था। उसे महसूस होता था कि वो घर में अदृश्य है, इनविजिबल है। फिर उसने जिम जाना शुरू किया, जहाँ एक ट्रेनर ने उसके एफर्ट की तारीफ की, उससे उसकी राय पूछी। बस इतनी सी तवज्जो ने एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर दिया। मतलब ये बेवफाई किसी रोमांच की तलाश में नहीं, बल्कि सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो पाने के लिए शुरू हुई। ये तो बहुत दुखद है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रिश्ते में छोटी छोटी चीजें कितनी मायने रखती हैं। एक और उदाहरण है एक व्यक्ति का जिसे घर पर हमेशा जिम्मेदारियां महसूस होती थी, लेकिन ऑफिस में एक सहकर्मी बस उसकी बातें सुनती थी बिना जज किए, और वहां उसे सुकून मिलने लगा। हाँ, और वहीं से एक भावनात्मक अफेयर शुरू हो गया। इसके अलावा बोरियत, बदला लेने की भावना या जबरदस्ती की गई शादी जैसे कारण भी होते हैं। इस विषय पर आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी का एक विचार मुझे बहुत सटीक लगा। अच्छा? वो कहती हैं, आकर्षण अंधा होता है, लेकिन प्रेम खुली आंखों से किया गया समझदार चुनाव होता है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। हाँ, ये बेवफाई को सिर्फ एक पल की गलती नहीं, बल्कि एक चुनाव के रूप में दिखाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। ये जिम्मेदारी को व्यक्ति पर डालता है। ठीक है, ये सब तो बहुत व्यक्तिगत और भावनात्मक है, लेकिन जब ये निजी मामला कानूनी दायरे में आता है तो क्या होता है? क्या भारत में अडल्ट्री एक जुर्म है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि भारत में कानून ने इस पर एक बड़ी पलटी मारी है। पहले आईपीसी की धारा 497 के तहत एडल्ट्री एक अपराध थी। मतलब नहीं है? नहीं, और वो कानून बड़ा अजीब था। वो सिर्फ पुरुष को दोषी मानता था। क्या? सिर्फ पुरुष को? हाँ, यानी अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी दूसरी शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाता है तो पुरुष को सजा हो सकती थी, पर महिला को नहीं। ये तो सीधे सीधे भेदभाव है। मतलब महिला को एक तरह से पुरुष की संपत्ति समझा जा रहा बिल्कुल। था। और इसी आधार पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन केस में इस कानून को रद्द कर दिया। बिल्कुल। कोर्ट ने साफ कहा कि अडल्ट्री तलाक का एक मजबूत आधार हो सकती है, लेकिन ये कोई अपराध नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने सुना है कि इस पर फिर से बहस शुरू हो गई है। हाँ, और यही कहानी में नया मोड़ है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि नए भारतीय न्याय संहिता में एडल्ट्री को फिर से एक अपराध बनाया जाए। ओहो, लेकिन इस बार एक बड़े बदलाव के साथ, इसे जेंडर न्यूट्रल बनाकर। मतलब ये पुरुषों और महिलाओं दोनों पर समान रूप से लागू होगा। अगर ये कानून बनता है तो हाँ। तो अब बहस का मुख्य मुद्दा क्या है? शादी की संस्था को बचाना या व्यक्तिगत आजादी? बिल्कुल यही। एक तरफ तर्क है कि शादी को बचाने के लिए इसे अपराध मानना जरूरी है, दूसरी तरफ तर्क है कि ये लोगों की निजी जिंदगी का मामला है। फिलहाल आज की तारीख में अडल्ट्री भारत में कोई अपराध नहीं है। तो मान लीजिए इस दर्दनाक अनुभव के बाद भी कोई जोड़ा साथ रहने का फैसला करता है, तो वो सफर कैसा होता है? वो विश्वास जो कांच की तरह टूट चुका हो, उसे दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है? ये सफर शायद उस रिश्ते का सबसे मुश्किल और लंबा सफर होता है, और इसकी नींव एक सिद्धांत पर टिकी है जिसे एक स्रोत कठोर ईमानदारी यानी रिगरस ऑनेस्टी कहता है। कठोर ईमानदारी, ये सुनने में ही बहुत भारी लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी सोच अपनाना कि मैं तुम्हें खोना पसंद करूंगा पर तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। वाओ! ये सिर्फ अफेयर खत्म करने के बारे में नहीं है, ये हर छोटी बड़ी बात पर पूरी तरह से सच्चा होने के बारे में है, बिना कुछ छिपाए। लेकिन जो इंसान पहले ही इतना झूठ बोल चुका हो, उसके लिए ये करना तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल, और इसमें बहुत गलतियां होती हैं। स्रोत कुछ आम गलतियों के बारे में बताते हैं। पहली है अधूरा सच बताना। मतलब सिर्फ उतना ही बताना जितना पकड़ा गया है। हाँ। दूसरी गलती है हमलावर हो जाना। जब दुखी साथी अपना गुस्सा दिखाता है तो खुद का बचाव करना या उल्टा उसी पर आरोप लगा देना, तुम्हारी वजह से हुआ। बिल्कुल। और तीसरी और सबसे आम गलती है तुरंत माफी की उम्मीद करना। ये सोचना कि एक बार सॉरी बोल दिया तो अब सब ठीक हो जाना चाहिए। ये तो जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। सही कहा। विश्वास बनाने के लिए धोखा देने वाले साथी को स्वेच्छा से पूरी पारदर्शिता दिखानी पड़ सकती है, जैसे अपना फोन, सोशल मीडिया, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ साझा करना। ये तो बहुत मुश्किल प्रक्रिया होगी। हाँ, एक तरफा और थका देने वाली, लेकिन टूटे हुए विश्वास को जोड़ने के लिए यह जरूरी हो सकता है। और ऐसे हालात में अकेले रास्ता खोजना तो नामुमकिन लगता होगा। यहीं पर शायद कपल थेरेपी की भूमिका आती है। हाँ, और ये बहुत जरूरी हो सकती है। एक रिसर्च के अनुसार कपल थेरेपी की सफलता दर
35 से 60% तक होती है। जो काफी अच्छी है। पर ये थेरेपी भी अलग अलग तरह की होती है। हाँ, एक तरह की थेरेपी जोड़ों को ये सिखाती है कि कैसे एक दूसरे की कमियों को स्वीकार किया जाए, बजाय सिर्फ उन्हें बदलने की कोशिश करने के। मतलब माफी की तरफ पहला कदम। एक तरह से हाँ। दूसरी तरह की थेरेपी आपके बीच बातचीत के जो नकारात्मक पैटर्न बन गए हैं उन्हें तोड़ने पर काम करती है। जैसे एक सवाल पूछता है, दूसरा बचाव करता है और फिर झगड़ा हो जाता है। बिल्कुल। थेरेपी उस पैटर्न को तोड़कर एक सुरक्षित माहौल बनाने में मदद करती है। और कोई तरीका? एक और दिलचस्प तरीका है जिसमें थेरेपिस्ट जोड़े को इस पूरी घटना को अपने रिश्ते की कहानी का एक हिस्सा मानकर देखने में मदद करता है। मतलब इसे एक दर्दनाक अध्याय की तरह देखना जिससे कुछ सीखा। हाँ, बजाय इसे एक ऐसे स्थायी दाग की तरह देखने के जो सब कुछ खत्म कर दे। ये उन्हें अपनी कहानी को फिर से लिखने का मौका देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि बेवफाई एक बहुत ही पेचीदा मामला है। इसके पीछे चेतावनी के संकेत हैं, गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतें हैं और एक बदलता हुआ कानूनी ढांचा है। और अगर कोई रिश्ता बचाना चाहे तो ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए बेहिसाब हिम्मत, कठोर ईमानदारी और अक्सर पेशेवर मदद की जरूरत होती है। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार जो इन सभी स्रोतों से निकल कर आता है वो जया किशोरी के एक और कथन से जुड़ता है। अच्छा। वो कहती हैं, भावनाओं से बड़ा होना चाहिए आत्मसम्मान। बहुत गहरी बात है। अब तक हमने दूसरे व्यक्ति में विश्वास बनाने की बात की, रिश्ते को बचाने की बात की, लेकिन शायद सबसे पहला और जरूरी कदम है खुद में विश्वास फिर से बनाना। सही। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी रिश्ते को बचाने की इस मुश्किल कोशिश में एक व्यक्ति, खासकर जिसे धोखा मिला है, वो अपने आत्मसम्मान को न सिर्फ कैसे बचाए बल्कि उसे और भी मजबूत कैसे बनाए।